सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज़ रिलेटेड स्टमक। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टमक क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका पार्ट होता है और कैसे पार्ट होता है, तो वो हमने देखा था। इस वीडियो में कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कंपाउंड स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा वीडियो जो होगा वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आएगा 6 to 7, तो आप इस दिन और इस टाइम बिल्कुल अपने पेपर और पेज लेके तैयार रहें और नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों का भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ रिलेटेड स्टमक। सो वन इज़ कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस बहुत आजकल कॉमन बीमारी है। मैंने अपने पूरे MBBS के टाइम में और इंटर्नशिप के टाइम में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि गैस्ट्राइटिस है। इवन मुझे भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है और आप लोगों के भी होता होगा। तो गैस्ट्राइटिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना इन अ ह्यूमन बीइंग, एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्रो मतलब GIT. It is particularly involved the stomach area and duodenum. So the gastritis is an inflammation of gastric mucosa, और इट्स मे बी सुपरफिशियल और हार्मलेस। एक दो दिन का अगर गैस्ट्राइटिस हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं या कभी ऐसा चीज़ खा लिया जिससे आपको बहुत सारा एसिड बनने लगे, एंड दे कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, सो इट मे बी हार्मलेस और बाकी ठीक हो जाएगा। बट अगर प्रोलॉन्ग में गैस्ट्राइटिस हो जाए तो इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज क्या होता है, ऐसे कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए स्टमक है, तो स्टमक के वॉल पे तो म्यूकस ग्लैंड होते हैं एंड म्यूकोसा का कोटिंग होता है, तो जिससे HCl जो इसके अंदर होता है तो उसका इफ़ेक्ट इस पे बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। मतलब कि जो ये HCl है इसका इफ़ेक्ट इस म्यूकोसा के ऊपर नहीं होगा। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द इसोफेगस एंड दिस वन इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। तो यहाँ पे म्यूकोसा का लाइनिंग नहीं होता है। तो म्यूकोसा का अगर लाइनिंग नहीं होगा और ये HCl अगर यहाँ आ जाए या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इस वॉल को ख़राब कर सकता है, क्योंकि एसिड है। आपको पता होगा एसिड का काम क्या हो, इरोजन कैपेसिटी होती है। मतलब कि किसी चीज़ को इरोज कर दे, हटा देता है ये, मतलब कि ख़राब कर देगा। तो अगर HCl ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो ये दे कॉजेज द great harmful effect to the lower part of the esophagus as well as the first part of the duodenum. So in the some cases it may be acute and severe with the ulcerative effect because it causes the ulcer of the stomach mucosa. अगर stomach mucosa बहुत thin है, protective नहीं है, तो stomach को भी ये अपने लपेटे में ले सकता है। तो causes the diet is a spicy diet, alcohol, और भी बहुत सारे डाइट में हो सकता है कि अगर आप समय पे ना खाएं, ठीक है, बहुत एक्सेसिव खाना खा लिया आपने। बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, और हमारे क्लिनिक में यही होता है। और इसको ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल और अदर सिप्लोक्स वगैरह देते हैं ताकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को मार दें। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया इज़ दैट इज़ डेवलप इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उसको खाने से हमें ये हो जाता है। अब हम अल्सर के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि अल्सर जो होता है, पेप्टिक अल्सर आपने सुना होगा, और वन इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। आपके कोर्सेज में तो नहीं है बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूरी है। तो पेप्टिक अल्सर इज़ एन एरिया विद अ सुपरफिशियल स्कार ऑन द म्यूकोसा। दिस इज कॉजेड बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl। अभी मैंने बताया कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द duodenum is most common site for the peptic ulcer, and they causes the erosion of the mucosa, and they also causes the ulcer in the stomach as well. So the imbalance between the rate of secretion of gastric juice and degree of protection that is caused by the Helicobacter H pylori का नाम है Helicobacter pylori. So अगर क्या होता है कि अगर एक्सेसिव HCl का प्रोडक्शन होने लगे
और हमारा जो वो है डिफेंस मैकेनिज़्म है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जैसे बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन होना, जिससे क्या होता है कि HCl का जो एक्शन है वो कम हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होना, ब्लड सप्लाई का ज़्यादा होना, ये आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें फैक्टर होती हैं जो अल्सर को कॉज होने से बचाती हैं और HCl का एक्शन को कम करती हैं। तो ये सब चीज़ अगर ना हो तो दे लीड्स टू द पेप्टिक अल्सर, और गैस्ट्रिक अल्सर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस स्टमक में कुछ मैलिग्नेंसी आ जाए, मतलब ट्यूमर हो जाए, इस स्टमक में बेसिकली ट्यूमर हो जाए, तो ट्यूमर मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कैंसर वाले पार्ट में मैंने बताया है। अगर आपने कैंसर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप सिंपल यूट्यूब पे टाइप करें द कैंसर बाय डॉक्टर एसके सिंह, तो वो वीडियो मेरा आ जाएगा और आप कैंसर को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैंसर होता क्या है। तो कैंसर को समझने के लिए ऐसे ही डाल देंगे कैंसर बाय द डॉक्टर एसके सिंह, तो वो वीडियो आ जाएगी, कैंसर आप समझ सकते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो उसमें बताया है मैंने कि कैंसर जो होता है कि एक जगह लोकलाइज कैंसर जो होता है उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर इज अ दैट लोकलाइज टाइप ऑफ ट्यूमर एंड इट इज नॉट स्प्रेड वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो फैलता नहीं है। जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है। तो मान लीजिए कि स्टमक में एक ही जगह लोकलाइज ट्यूमर है, फैल नहीं रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, रेडिएशंस इसके ऊपर रेडिएशन डाल सकते हैं या कीमोथेरेपी से कुछ कर सकते हैं। अब हमें पता चला कि कुछ दिनों में ये मैलिग्नेंट हो जाएगा। मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर के छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे वो टूट जाएंगे और स्टमक से ड्यूडेनम वगैरह में, ब्लड में और लिम्फ में माइग्रेट होने लगेंगे। तो उस स्टेज को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा, तो मतलब पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। तो अगर बेनाइन मतलब कि एक जगह लोकलाइज ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, अब वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस और यहाँ से अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, पूरा का पूरा स्टमक को रिमूव कर देंगे। तो स्टमक विल बी रिमूव फ्रॉम द लोअर पोर्शन, ये पूरा का पूरा यहाँ से हमारा स्टमक रिमूव हो गया। तो ये स्टमक हमारा पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव होगा और हम उस स्टेज में क्या करेंगे कि पाइप से, ऐसे सिंथेटिक पाइप से जोड़ देंगे। तो उस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैस्ट्रेक्टोमी एंड दिस गैस्ट्रेक्टोमी कंडीशन that is removal of stomach. So it has not effect on the digestion but CIF secretion, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है कि स्टमक जो होता था, स्टमक क्या करता था कि स्टमक के अंदर से कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होते थे जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करते थे। अब स्टमक नहीं रहा तो विटामिन B12 का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन B12 का सिक्रेशन नहीं होगा तो उस पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी एंड दैट लीड्स टू द पर्नीशियस एनीमिया। द वर्ड पर्नीशियस का मतलब होता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, पर्नीशियस का मतलब होता है मोस्ट डेंजरस। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया विच इज़ मोर फैटल इन नेचर और इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है एंड इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो अब स्टमक नहीं रहा तो विटामिन B12 अगर आप खाते हैं तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बिकॉज कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 को पकड़ लेता है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि विटामिन B12 is captured by the Kestel intrinsic factor and this is absorbed by the first part of the duodenum, but Kestel intrinsic factor नहीं है क्योंकि स्टमक नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा and this causes the dumping syndrome। डंपिंग सिंड्रोम मतलब जब आप खाएंगे तो स्वेटिंग होगा एट द टाइम ऑफ द इनटेक ऑफ फूड। और इसमें एक और चीज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि इंस्टेंट आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इनकेस आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। और इसमें क्या होता है कि जब आप खाना खाते रहेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कितना आपने खाना खा लिया है, कि इनटेक बढ़ता जाएगा क्योंकि स्टमक में जो होता है, स्टमक में जैसे स्टमक होता है तो अगर आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे टच रिसेप्टर्स होता है
तो अगर फुल होगा तो टच रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज आता है, फिर आप इनटेक को बंद कर देंगे। अब स्टमक नहीं है तो टच रिसेप्टर नहीं है, तो आप खाना खाते जाओगे पता नहीं चलेगा 10-12 रोटी खा गए, तो ये सब चीज़ होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो ये सारे चीज़ हो सकता है। आइए कुछ MCQ देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज़ कैरिड आउट। तो जो डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है वो किसके वजह से होता है? लाइपेजेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो रैनिन आंसर होगा। क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स क्या है? चॉकलेट एंड ग्राम, नहीं, आंसर नहीं है। राइस एंड हैन एग, एग में बहुत ही माइन्यूट होता है। कैरेट एंड चिकन ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट हो सकता है बट कैरेट नहीं होता है। गोट लिवर एंड स्पायरुलिना इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अ मैन द जाइमोजन और चीफ सेल, इन मैन में जाइमोजन और चीफ सेल जो होते हैं दे आर मेनली फाउंड इन कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम और फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। तो इसमें फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक इज अ राइट आंसर, तो आपसे ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड स्टमक और स्टमक के बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।